जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्विक रिवीजन सीट मतलब क्विक रिवीजन सीरीज़। UPPCS 1 संकल्प से सिद्धि चैनल की ये सीरीज़ है, क्विक रिवीजन सीरीज़। तो इसके हम जितने भी टॉपिक हैं और इसमें ये भी था कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 56 से 60 प्रश्न सीधे इस सीरीज़ से थे, तो ऐसा था। ठीक है, इस सीरीज़ से बहुत फ़ायदे हुए थे, इसलिए इस सीरीज़ को हम अपने चैनल पे कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है स्थानांतरण कृषि के बारे में। तो झूम कृषि जो होती है वो किधर की किस साइड की है? उत्तर पूर्वी भारत, वेवर और दहियार बुंदेलखंड क्षेत्र में है। वेवर और दहियार बुंदेलखंड क्षेत्र में है। इसको और एक बात और, इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी कनेक्ट करेंगे। दीपा दीपा कहाँ पे है? तो दीपा बस्तर से, और दीपा क्या करती है? तो दीपा बिस्तर लगाती है। जरा और एरका, जरा और एरका दक्षिणी राज्य में। जैसे किसी को भी दक्षिणा देना हो ना, तो इंसान कहता है जरा और दे दो, तो जरा और एरका दक्षिणी राज्य है, तो दक्षिणी राज्य है। बन्ना बन्ना कहाँ पे है? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। तो देखिए बन्ना बन्नी ये सारे साउंड राजस्थानी होते हैं, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है। पोड़ू कहाँ पे है? तो पोड़ू आंध्र प्रदेश में है। पोड़ू कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो पोड़ू से ऐसे ना पेड़ा कह लीजिए कि पेड़ा जो होता है ना, अंधे लोग नहीं समझ पाते हैं कि पेड़ा है कि क्या है। तो पोड़ू आंध्र प्रदेश से। कुमारी कुमारी केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र पे है। तो कुमारी ना केरल करेली की सब्जी बहुत अच्छा बनाती है, तो केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र पे। कमन विंगा और धावी ओडिशा में है। कमन विंगा और धावी ओडिशा में है। तो जैसे मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट इसलिए करूँगी कि सारे फैक्ट ही हैं, फैक्ट ऐसे याद नहीं होंगे, तो थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो 2 से 3 बार वीडियो देखने पे सारे चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखेंगे विश्व में स्थानांतरण कृषि के बारे में। जैसे रे, रे कहाँ पे बोलते हैं? तो वियतनाम। लोग अक्सर नाम बिगाड़ देते हैं, ऐसे बोलते हैं रे, रे जोड़ देते हैं, तो वियतनाम रे जब भी आएगा। मसूले मसूले कहाँ की है? तो कांगो जैर नदी घाटी की है। मसूले कहाँ पे है? कांगो जैर नदी घाटी की है। और फंग कहाँ की है? तो भूमध्यरेखी अफ्रीकी देश की है। फंगस पकड़ लेती है ना चीज़ों में, तो लोगों को बहुत फिक्र होती है, तो भूमध्यरेखी अफ्रीकी देश की। फिक्र से आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अफ्रीकी की है। लोगन कहाँ की है? तो पश्चिमी अफ्रीका की है। लोगन पश्चिमी अफ्रीका की है। नेक्स्ट है मिल्पा कहाँ की है? तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका की है। मिल्पा कहाँ की है? तो मिलने के लिए मैक्सिमम लोग आते हैं कहाँ से? तो मध्य अमेरिका से, ऐसे याद कर लेंगे। कोनुको कहाँ पे? तो कोनुको में ऐसे देखेंगे ना, नू आ रहा है ना इस पे, मतलब नू पे मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही ऐसे कर लेते हैं कि नू पे मात्रा लगा हुआ है, और यहाँ पे भी वेनेजुएला पे लगा हुआ है, और यहाँ पे नू पे लगा हुआ है, तो कोनुको वेनेजुएला की है। नेक्स्ट है रोको, रोका कहाँ की है? तो रोका ब्राज़ील की है। तो जैसे लोग जेल जाते हैं ना, तो लोग बोलते हैं ना कि अरे उसको रोको, वो जेल चला जाएगा, ऐसा कोई कांड ना करे। चेतेमनी कहाँ की है? तो चेतेमनी युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की है। तो लोगों को ना चेत ही नहीं है कि मतलब गैंडे से जम के लड़ाई कर रहे हैं, तो जम के आएगा तो दोनों में साउंड आ जाएगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। और गैंडा, गैंडा है तो गैंडे से क्या कर रहे हैं? लोगों को चेत ही नहीं है। मतलब एक होता है ना कि मतलब उसका ऐसे बोलते हैं भोजपुरी लैंग्वेज में भी, घर में भी, कि चेत ही नहीं है कि क्या काम कर रहा है, तो चेतीमनी हो जाएगी युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की। लादांग कहाँ की है? तो जावा और इंडोनेशिया की। लादांग कहाँ की है? जावा इंडोनेशिया के। और टॉपिक नंबर 3 देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की 5 सबसे बड़ी लौह अयस्क खदानें। माउंट न्यूमैन, न्यूमेंट ऑस्ट्रेलिया की है। और जिम्बल बार हब, ये भी ऑस्ट्रेलिया की है। एरिया सी माइन, एरिया सी माइन जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया की है। साउथ फ्लैंक परियोजना, ये भी जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया की है, लौह अयस्क खदान है। ग्रेटर टॉम प्राइस माइन, ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया की है। तो ऑस्ट्रेलिया की हमें याद रखना है ना कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है? तो न्यूमैन है और जिम्बल बार है। एरिया शी माइन है, साउथ फ्लैंक परियोजना है, ग्रेटर टाउन प्राइस माइन है। ठीक है, तो लौह अयस्क की है, तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं, इसको रिलेट करें या फिर कई बार देखेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा, या तो रिलेट ही कर लेते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया से हम निकालेंगे स्टे, ठीक है, और लोहा। तो जैसे कोई इंसान है, ठीक है, उस पर स्टे लग गई है, वो बहुत ही एकदम लोहे सा, मतलब बोलते हैं ना बहुत बलवान था, ठीक है, एकदम लौह पुरुष था ऐसा। तो एक कौन है? तो मैन है, ठीक है, और उस पर क्या हुआ है? तो उस पर ना बार बार क्या हो रहा है? स्टे लग जा रहा है, तो मैन है तो न्यू मैन हो गया। और बार बार क्या हो रहा है? तो बार बार उस पर स्टे लग जा रहा है, उसके एरिया से उसको निकाल दिया जा रहा है, तो एरिया सीमाइन हो गई।
ठीक है। हालांकि वो बहुत फ्लैंक बोलता है, मतलब कि फ्रैंकली बोलता है, ठीक है, फ्लैंक को फ्रैंकली बोलता है। और ग्रेटर, वो बहुत ग्रेट है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना एक स्टोरी क्रिएट कर दिया है, तो पांचों खदानें याद हो जाएंगी। मैन है तो उस पर स्टे लगती है क्योंकि वो लौह पुरुष है, एक लौह पुरुष है, मतलब उस पर बार बार स्टे लगती है, क्यों, वो मैन है, ठीक है, वो बार बार स्टे लगती है, उसके एरिया से उसको निकाल दिया जा रहा है। उसके बाद भी वो बहुत फ्लैंकी बोलता है, मतलब फ्रैंक बोलता है, और बहुत ग्रेट है, ऐसे करके, ठीक है। तो एक स्टोरी टाइप में क्रिएट करेंगे ना, तो चीज़ें फैक्ट जो है वो रट जाएंगी। नेक्स्ट है अफ्रीका के 5 बड़े पर्वत अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में है कि पहले माउंट क्लिमंजारो तंजानिया की है, क्लिमंजारो तंजानिया की है, इसकी लंबाई जो है 5,895 मीटर। माउंट केन्या कहाँ की है, तो केन्या की है। माउंट स्टेनली कहाँ की है, युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की है, 5,109 मीटर। फिर है चौथा माउंट स्पीके, युगांडा की है। माउंट बेकर युगांडा की है। देखिए केन्या तो सबको पता है केन्या की है, क्लिमंजारो भी तंजानिया। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे नया मिला, एक स्पीके, माउंट स्पीके कहाँ की है, तो युगांडा की है, ठीक है। तो जैसे इसको थोड़ा सा मैं रिलेट करूँगी कि अगर बाई द वे ये पूछ दे कि ये पर्वत कहाँ की है, तो युगांडा की है, तो लोग ना गैंडा को देख के स्पीक करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज तेज से चिल्लाते हैं, तो स्पीक करते हैं, बोलने लगते हैं लोग, ठीक है। तो स्पीके जब भी आएगा युगांडा की है। लेकिन लोग बेकार में ही बोलते हैं, गैंडे को जब आप कुछ कहोगे नहीं तो फिर वो क्यों ही परेशान करेगा। तो दो जो ये पर्वत है ऐसे याद हो जाएंगी कि माउंट स्पीके और माउंट बेकर, और ये लास्ट में आई हैं, ठीक है। अफ्रीका की हैं ये दोनों, क्लिमंजारो, फिर पहले क्लिमंजारो, फिर केन्या, फिर स्टेनली, फिर स्पीके, फिर बेकर। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ व उनकी स्थिति। मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी जो है वो, मिसिसिपी क्या दिया है, महाद्वीप और की प्रमुख नदियाँ व उनकी स्थिति। मिसिसिपी एंड मिसोरी नदी, मिसिसिपी और मिसोरी दो अलग अलग नदियां हैं, किंतु यह एक स्थान मिलकर विश्व का चौथा, एक साथ मिलकर, मतलब मिसिसिपी और मिसौरी जब मिलती हैं एक साथ मिलकर, ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। अगर बाई द वे क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा नदी तंत्र किन दो नदियों के मिलने से बनता है, तो मिसिसिपी व मिसौरी नदी। इस नदी का डेल्टा पक्षी के पंजे के समान बनता है, किसके समान, तो पक्षी के पंजे। यह उत्तरी अमेरिका में बहती है। नेक्स्ट देखेंगे रियो ग्रांडे नदी। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती हैं, ठीक है, किसके बीच, तो यूएसए के बीच और मैक्सिको के बीच में ये सीमा बनाती हैं। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस। अभी हम कहाँ की नदियों को देख रहे हैं, तो देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों के, तो पहला तो याद ही हो गया मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका में है, रियो ग्रांडे नदी ये भी उत्तरी अमेरिका में है। अब हम देखेंगे सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहती है, कहाँ बहती है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। बाय द वे क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग कौन सी नदी बनाती है, तो सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बहती है, कहाँ पे बहती है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बहती है। और विश्व विख्यात ग्रैंड कैनियन हूबर बांध कोलोरेडो नदी पर ही स्थित है। तो क्वेश्चन हमें देखना था उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी नदियां हैं, तो मिसिसिपी नदी थी, ठीक है, फिर कौन सी थी, रियो ग्रांडे नदी थी, फिर सेंट लॉरेंस नदी थी, कोलोराडो नदी थी। 4 नदियों के बारे में हमने देखा। और पक्षी के पंजे के समान कौन थी, तो मिसिसिपी वाले में था, ठीक है। और नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पे, हूबर बांध कोलोराडो नदी पे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र। रानीगंज, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। रानीगंज कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है।
तो मेरे बगल में रानी रहती है, ऐसे याद कर लेंगे। रानीगंज भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। झारखंड में क्या है, झरिया, ये याद ही है सबको, सबसे बड़ा है। और झारखंड में और भी है, जैसे बोकारो है, धनबाद है, गिरिडीह, गिरिडीह मुझे थोड़ा नया लगा इसलिए इसको सर्कल करती हूँ, गिरिडीह है, ठीक है। करड़पुरा है, करड़पुरा, रामगढ़ और डाल्टनगंज, ये सारे कहाँ पे है, झारखंड में है। गिरिडीह, करड़पुरा, रामगढ़ और डाल्टनगंज। नेक्स्ट हम देखेंगे उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी है, तो तालचेर, ठीक है। उड़ीसा में क्या है, तालचेर है, हिमगिरी है, रामपुर है। थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे कि ओढ़ते हैं, ठीक है, उड़ीसा से ओढ़ते हैं, ओढ़ते हैं। जब हम ताल के पास जाते हैं ठंड के समय में, ताल मतलब तालाब के पास, तो हम कुछ ओढ़ के जाते हैं, तो तालचेर हो गई। हिमगिरी मतलब हिम जब गिरता है, बर्फबारी होती है, तो भी हम कुछ ओढ़ लेते हैं, हिमगिरी भी उड़ीसा से हो जाएगी। रामपुर, तो राम जी जब आएंगे तो उनके सामने एक सभ्यता के साथ ओढ़ के ही जाएंगे, तो रामपुर ये भी हो गया उड़ीसा से। आंध्र प्रदेश में क्या है, कांतापल्ली, तो कांता जो है ना वो पल्ले के पीछे है, क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा, वो अंधी है। कांता जो है, कांताबाई जो है, वो पल्ले के पीछे जाके लड़ गई है, उसे दिख ही नहीं रहा, वो अंधी है। तेलंगाना कहाँ पे है, तो तेलंगाना सिंगरैनी की है। तो जो सिंगर लोग होते हैं ना वो गाना गाते हैं, सिंगर लोग क्या करते हैं, गाना गाते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ में है कोरबा है। कोरबा तो सबको याद होती है ना, कोरबा, तो मतलब एक होता है ना कि छत्तीस गुण है, ठीक है। इसीलिए हर कोर पॉइंट को इंसान पकड़ लेता है, जैसे लड़कियां होती हैं उनमें बोलते हैं कि छत्तीस गुण है, इसलिए वो हर एक कोर पॉइंट को पकड़ लेती है, तो कोरबा। विश्रामपुर, भाई विश्रामपुर और सुनहत झिलमिल, हम विश्राम कहाँ करेंगे, हम विश्राम वहीं करते हैं मतलब जिसके घर में छत्तीस गुण हो, ठीक है, तो विश्रामपुर से ऐसे रिलेट कर सकते हैं। सोनहत, सोना उन्हीं को मिलेगा जिनमें छत्तीस गुण होंगे, और छत्तीस गुण वाले लोगों के चेहरे पे एक अलग सी झिलमिलाहट होती है, तो थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर लेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से कोयला क्षेत्र है, कोरबा है, विश्रामपुर है, सोनात है और झिलमिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियाँ, जैसे कि है नाइजर नदी। नाइजर नदी कहाँ बहती है, हमने उत्तरी अमेरिका में नदियाँ देखी है, मिसिसिपी, रियो ग्रांडे, सेंट लॉरेंस, और एक और नदी थी सेंट लॉरेंस, कोलोराडो नदी, ठीक है। अब हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियाँ, जैसे कि नाइजर नदी। नाइजर नदी अफ्रीका में बहती है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है। ये नदी कहाँ गिरती है, तो गिनी की खाड़ी में गिरती है, तथा तेल नदी के नाम से जानी जाती है। बाय द वे क्वेश्चन पूछते कि तेल नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो ये नाइजर नदी है। तो देखिए नाइज होते हैं ना, जब भी बाल वगैरह वो करते हैं, तो समझिए पानी की जगह पे वो तेल लगाते हैं, तो तेल नदी। और ना कौन करेगा, तो तेल कौन लगाएगा, नाई लगाते हैं। जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी अफ्रीकी नदी है, और विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी नदी पर स्थित है। तो विक्टोरिया जो है वो जाम मतलब जाम्बेजी से हम रिलेट करेंगे, जाम, ठीक है। जाम, जो विक्टोरिया हैं वो करीब जा रही हैं किसके, तो जाम के, तो जाम्बेजी नदी, विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पे है। कांगो तथा जारे नदी, यह नदी अफ्रीका में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह विषुवत रेखा को दो बार पार करती है। कांगो और जारे नदी किसको, तो विषुवत रेखा को। भाई कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भूमध्य रेखा को कौन काटती है, विषुवत रेखा को दो बार कौन काटती है, तो हमें ऐसे याद रखना है कि कांगो और जारे जब आएगा, ठीक है। तो कांगो नदी अगर पूछ रहा है, तो लोग ना कान में क्या करते हैं, एक दो बार तो विष भर ही देते हैं, ठीक है, कान में एक दो बार विष भर ही देते हैं। तो जब भी कांगो नदी पूछे, कांगो नदी को दो बार कौन सी रेखा काटती है, ठीक है, तो विषुवत रेखा दो बार काटती है। यह नदी अफ्रीका में बहती है, हो गया। विश्व प्रसिद्ध स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात इस नदी पर स्थित है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलती है। यह नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। अब देखिए लिम्पोपो में मकर रेखा आया ना, और कांगो में क्या, कान में एक दो बार लोग क्या भरते हैं, विष भरते हैं, तो विषुवत रेखा। लिम्पोपो नदी जब पूछेगा, तो यह नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलती है, और यह नदी मकर रेखा को दो बार पार करती है। तो ऐसे याद करेंगे लिम्पोपो, ठीक है। तो जो मक्कार लोग होते हैं ना, वो को मतलब इतने पाप करते हैं कि पूछो मत। तो लिम्पोपो जब आएगा तो उससे हम पाप निकालेंगे, ठीक है। और पाप करते हैं कौन करता है, तो मक्कार लोग करते हैं। तो जब भी लिम्पोपो नदी में पूछेगा कि कौन सी रेखा लिम्पोपो नदी को दो बार काटती है, ठीक है,
सॉरी यहाँ पे मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया। यह नदी मतलब लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। सॉरी मतलब कि लिम्पोपो नदी जो है ना वो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तो बाय द वे पूछ लेगा कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है, तो लिम्पोपो नदी होता है। ठीक है, तो पाप से रिलेट करके मक्कार हम उसमें जोड़ कर देंगे। विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्त अब हम देखेंगे। इसमें है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर इनकी लगभग एक निरंतर श्रृंखला मिलती है। इसमें मेरियाना गर्त सर्वाधिक गहरा है। मेरियाना गर्त क्या सर्वाधिक गहरा है? यह फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। इसकी गहराई 11,034 मीटर है। इसकी गहराई कितनी है? तो 11,034 मीटर है। सबसे गहरा, ये जब भी पूछे ना कि मेरियाना गर्त सर्वाधिक गहरा है, सर्वाधिक गहरा कौन सा है, तो मेरियाना गर्त है। और प्रशांत महासागर में ये थोड़ा याद रखना है कि प्रशांत महासागर में पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर इसकी एक श्रृंखला। ठीक है। टोंगा गर्त थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टोंगा गर्त द्वीप समूह के पूर्व में दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो दक्षिण प्रशांत सागर में। और सुंडा गर्त कहाँ पे है? तो सुंडा गर्त जो है जावा गर्त कहलाता है। सुंडा गर्त को ही क्या कहते हैं? तो जावा गर्त कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा था। और यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु क्या है, तो सुंडा गर्त है। इस गर्त की सर्वाधिक गहराई है 7,725 मीटर है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्यूर्टो रिका गर्त। प्यूर्टो रिका गर्त के बारे में, यह कैरेबियन और अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित है। प्यूर्टो रिका कहाँ पे है? तो देखिए सुंडा से हम थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं कि जो सूंड वाली चीज़ें होती हैं, सूंड वाले जो जानवर होते हैं ना, वो जब भी पास में आते हैं तो लोग कहते हैं जाओ 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 जाओ, मतलब कि जावा गर्त हो गया। प्यूर्टो रिका जब पूछेगा तो कैरेबियन और अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित है प्यूर्टो रिका गर्त। नेक्स्ट हम देख लेंगे भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण मिट्टियाँ। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि लाल और पीली मिट्टी। तो देखिए वे मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होते हैं, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। तो लाल और पीली मिट्टी जो होते हैं ना, ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ही मतलब विकसित होते हैं, कम वर्षा वाले। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी ये मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होते हैं। तो थोड़ा चट्टान भी इसका याद रखना है कि आग्नेय चट्टानों पर विकसित होते हैं। तो देखिए आग्नेय से थोड़ा सा आग का साउंड आ रहा है ना, तो लाल और पीला आग होता है, तो आग्नेय चट्टान वैसे ही रिलेट हो जाएगा। तो आग्नेय चट्टान का भी जब पूछेगा ना, तो जैसे लाल और पीली मिट्टी, आग जो का कलर क्या होता है? लाल और पीला होता है। तो बाय द वे अगर पूछे कि लाल और पीली मिट्टी किस प्रकार के चट्टानों पर विकसित होते हैं, तो मतलब क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होते हैं, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। ठीक है, वे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.6% हिस्सा कवर करती हैं। ठीक, कितना हिस्सा कवर करती हैं? तो ये 10.6%। ये मिट्टियाँ पोटास से समृद्ध होती हैं। ठीक है, पोटास से समृद्ध हैं, लेकिन फास्फोरस, ह्यूमस, नाइट्रोजन और मैग्नीशिया की कमी है। किस चीज़ की? तो लेकिन फास्फोरस, ह्यूमस, नाइट्रोजन और मैग्नीशिया की कमी है। काली मिट्टी के बारे में, तो पोटास से समृद्ध होती है ना, तो देखिए इसको भी रिलेट ही कर देते हैं कि समृद्ध किससे होती है। तो पोटास से ऐसे याद करिए, जैसे ना जो पोटली होती है ना शादी ब्याह में, जिसमें चावल भर के दिया जाता है, तो अक्सर ना लाल और पीले कलर की होती है। ठीक है, तो लाल पीले कलर की जो पोटली होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखती है, और कलर की नहीं दिखती है, लाल और पीले कलर की मतलब सर्वाधिक मात्रा में दिखती है। तो इस हिसाब से तो पोटली तो पोटास ऐसे थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा कि पोटास से समृद्ध है, मतलब पोटली जो है वो समृद्ध है लाल और पीले रंग से ऐसे। नेक्स्ट देखेंगे काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी में स्वयं जुताई करने का गुण होता है। इसे रेगुर, कपासी, उष्णकटिबंधी चैनोरजम भी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी में स्वयं जुताई करने का गुण होता है। इसे क्या कहते हैं? तो रेगुर कहते हैं, कपासी कहते हैं, उष्णकटिबंधी कहते हैं, चैनोरजम भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की गहन खेती की जाती है।
और यह मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, दक्षिण वाले राज्यों में पाई जाती है कौन सी, काली मिट्टी। इनमें समानतः फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। किसकी, तो फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशिया, अल्मुनियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो हमें थोड़ा सा याद रखना ना, क्या क्या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कमी किसकी होती है, तो फॉस्फेट की होती है, ठीक है, और नाइट्रोजन की होती है, और ह्यूमस की कमी होती है। लेकिन चूना, लोहा, मैग्नीशिया, अल्मुनियम ये प्रचुर मात्रा में होते हैं। लेटराइट मिट्टी, तो हमें बस थोड़ा सा ये एक बार और मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि चूना है, ठीक है, फिर लोहा है, फिर मैग्नीशिया है, फिर एल्युमिनियम है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो जैसे कोई चीज़ें जो होती हैं ना काली हो जाती हैं, अगर बाय द वे हर घर मतलब ये चीज़ें हर जगह दिखी जाती है, काली चीज़ें होती है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, तो चूना उस पर मरवा देते हैं, क्योंकि चूना तो बहुत मिलता है ना, काली चीज़ पे चढ़ भी जाता है, तो चूना, या फिर क्या करते हैं, तो उस पे ना उसको ना काली चीज़ें अगर हो जाती हैं तो उस पर लोहा लोहा जो है लोहे से ढक देते हैं, ठीक है, और उसको मतलब इतना अच्छे से बना देते हैं चूने से, लोहे से ढक वक के, काली अगर चीज़ें हैं कि वो महंगी दिखने लगती हैं, तो मैग्नीशिया हो जाएगा, ठीक। और लगता है कि एल्युमिनियम की बनी हुई है काली चीज़ें, मतलब काली जो चीज़ें होती है मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, यह मिट्टी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के निस्खलन से उत्पन्न होती है। पहले तो इसका सेंटीमीटर याद रख लीजिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही लेटराइट मिट्टी उत्पन्न होती है, और ये जो होती है ना, ये चूना सिलिका के निस्खलन से उत्पन्न होती हैं। किसके, तो चूना व सिलिका के निस्खलन से उत्पन्न होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड व एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। किसकी प्रचुरता होती है, अभी हमने उसमें प्रचुरता किसका देखा, तो चूना का देखा, लोहा का देखा और मैग्नीशिया का देखा, ठीक है। थोड़ा सा रिलेट ही किया, बट देखा ना कि चूने से हम चूना गली करते, काली चीज़ें छुप जाती है, फिर लोहे के पीछे छुपा दे तो काली जो चीज़ें होती है छिप जाती है और महंगी दिखने लगती है। तो मैग्नीशिया की प्रचुर मात्रा, और कमी किसकी होती है, तो फॉस्फेट और नाइट्रोजन की। किसके लिए, मैंने बोला काली मिट्टी के लिए। अब लैटराइट में देखेंगे कि इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड व एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है। मतलब यहाँ पे जैसे कोई ऐसी मिट्टी है, ठीक है, जो जिस मिट्टी पे लोग लेटना पसंद कर रहे हैं, मतलब कह रहा है मेरे लिए राइट है यार, मैं लेट सकता हूँ, ठीक है, और मैं लेटूंगा ना तो मैं एकदम लौह पुरुष की तरह बन जाऊंगा। एल्यूमिनियम मतलब ना मेरी चीज मुझे ना लोग मिलियन में देखेंगे, तो मिनियम से मिलियन मिलियन में देखेंगे, तो मतलब लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। परंतु यहाँ पे भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि चूना की कमी लेटराइट मिट्टी में होगी, काली मिट्टी में इसकी प्रचुरता होती है। फास्फोरस, अम्ल और पोटास, चूना, कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। पोटास की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है, तो हम लोगों ने इसमें देखा ना अभी, लाल और पीली मिट्टी में पोटास की सर्वाधिक मतलब मात्रा पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य तौर पर पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा व मेघालय की पहाड़ियों में पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य तौर पर पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियाँ और सतपुड़ा और मेघालय की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो 10 ही पॉइंट इसमें करेंगे, क्योंकि वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा भी मैं नहीं लाऊंगी ताकि बोरियत महसूस हो। यूरोप की प्रमुख नदियाँ व उनकी विशेषताएं। वोल्गा नदी रूस की वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है, रूस की वल्दाई पहाड़ियों से निकलती हैं और कैस्पियन सागर में गिरती हैं। वोल्गा नदी कहाँ से निकलती हैं, तो ये रूस की वल्दाई पहाड़ियों से निकलती हैं और कैस्पियन सागर में गिरती हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी है ये वोल्गा नदी, जो प्लास्टिक सागर को सॉरी वोल्गा नदी जो बाल्टिक सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ती है। वोल्गा नदी है जो बाल्टिक सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ती है। ऐतिहासिक रूप से रूसी संस्कृति, व्यापार और नौवहन के लिए आवश्यक रही है। कौन सी नदी, तो वोल्गा नदी। वोल्गा नदी है कहाँ पे, तो रूस में है, वल्दाई पहाड़ियों से ये निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी होती हैं। हमने उत्तरी अमेरिका की नदियाँ देखी हैं, और किसकी नदियाँ देखी, हमने अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियाँ देखी, अब हमने यूरोप की नदियाँ स्टार्ट किया है। तो यहाँ से बहुत से पॉइंट क्लियर होंगे। डानुबे नदी देखेंगे, डानुबे नदी जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती हैं, डानुबे और काला सागर में
गिरती हैं। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी होती है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी होती है। यह व्यापार और पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो अपनी लगभग 2850 किलोमीटर लंबे 10 देशों से होकर गुजरती है। डैन्यूब नदी जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। डॉन जो होते हैं ना, डानुबे नदी से ऐसे कर लीजिए कि बाय द वे उसका पूछे कि कहाँ से निकलती हैं, तो डॉन जो होते हैं ना वो एकदम ब्लैक फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। डॉन जो होते हैं, तो ये नदी जो है डेन्यूब नदी है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में गिरती है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी होती है। पहली नदी कौन सी थी यूरोप की? तो वोल्गा थी, और ये दूसरी सबसे लंबी नदी होती है। यह व्यापार और पारगमन के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग होती है। व्यापार और पारगमन के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो अपनी लगभग 2850 किलोमीटर लंबाई में 10 देशों से होकर गुजरती है। डैन्यूब डेल्टा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे राइन नदी के बारे में। तो राइन नदी स्विस आल्प्स में अपने उद्गम से उत्तरी सागर में बहकर जर्मनी को नीदरलैंड से अलग करती है। राइन नदी क्या है? तो स्विस आल्प्स में अपने उद्गम से उत्तरी सागर में बहकर जर्मनी को नीदरलैंड से अलग करती है राइन नदी, ठीक है। यह यूरोप में सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है जो 1233 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लॉयर नदी फ्रांसीसी स्वेनिस पर्वतमाला लॉयर नदी का स्रोत है। फ्रांसीसी स्वेनस पर्वतमाला लॉयर नदी का स्रोत है जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी होती है। लॉयर नदी कहाँ की है? तो लॉयर नदी जो है वो फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। पो नदी इतालवी कोट्टियन आल्प्स पो नदी का स्रोत है। कौन सा पो नदी का स्रोत है? तो इतालवी कोट्टियन जो है वो पो नदी का स्रोत है जो एड्रियाटिक सागर में गिरती है। यह इटली की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 652 किलोमीटर से अधिक है। कैसी है? तो 652 किलोमीटर से अधिक है पो नदी। और इसमें हम देख लेंगे, तो अभी हमने देखा इसमें 10 पॉइंट हमने देखा यूरोप की प्रमुख नदियाँ वो उनकी विशेषताएं तक ने। अब नेक्स्ट 11 पॉइंट से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी 26 मिनट की हो गई है। तो थैंक यू सो मच।